कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आप ही की पाठ्य पुस्तिका वसंत भाग 3 का चैप्टर 5 जो है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। ये चैप्टर हम पिछले सेशन में शुरू कर चुके हैं। काफी कुछ चीजें इस चैप्टर से हमने पढ़ ली है। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया यानी कि एक चिट्ठियों की एक अनोखी दुनिया के बारे में हमें इसमें बताया है और बताया है कि चिट्ठियों का महत्व हमारे जीवन में कितना है। भले ही हम बहुत ज्यादा आधुनिक हो गए हैं, बहुत ज्यादा आधुनिक संसाधनों का प्रयोग करने लगे हैं, बहुत सारी चीजें हमारे पास संचार के जो नए नए संसाधन हैं उनमें आ गई है, लेकिन फिर भी आज के जीवन में जो चिट्ठियां हैं, संदेश जो है, पत्र जो है, लेटर्स है, उनका जो महत्व है वो कम नहीं हुआ है। और इस पाठ में अभी तक हमने ये भी सीखा कि किस तरह पत्रों ने हमारे देश के विकास में और हमारे साहित्य के विकास में, हमारे ही नहीं पूरे दुनिया का जो साहित्य है उसके विकास में किस तरह महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और हमने सबसे मेन चीजें ये पढ़ी कि पिछली शताब्दी यानी कि जो अभी हमारा 2000 चल रहा है, इससे पहले जो हमारा 19वीं जो शताब्दी थी, हमारी 20वीं जो शताब्दी थी, उसमें हम जो पत्रों का महत्व था कि किस तरह पत्र लेखन की कला जो है उसमें परिवर्तन हुआ और स्कूल के बच्चों के पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया गया, पत्र लेखन को शामिल किया गया और काफी प्रयोगात्मक परीक्षाएं इसके लिए आयोजित भी की गई ताकि पत्र लेखन की कला को सुधारा जाए और भी ज्यादा इसको अच्छा और प्रभावशाली बनाया जाए। तो ये जो चैप्टर है ये आगे भी हमारा शेष था, जिसमें कि हम पढ़ रहे थे कि किस तरह हमारे देश के जो महापुरुष हैं, जब हमारा देश स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहा था, आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय कुछ ब्रिटिश सरकार के जो शासक थे उनके जो लेटर्स थे जो उन्होंने अपने परिवारजनों को लिखे थे, और कुछ जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, कुछ हमारे देश के जो महापुरुष थे, उनके द्वारा लिखे गए पत्र भी हमारे देश में खूब बहुत ज्यादा प्रचलित हुए थे और बहुत ज्यादा लोगों को प्रेरणादायक थे, बहुत ज्यादा मोटिवेशनल थे। और हमने एक चीज इस पाठ में बहुत महत्वपूर्ण यह पढ़ी थी कि उस समय के जो पत्र थे उनको काफी लोगों ने एक धरोहर के रूप में संजोया है, एक धरोहर के रूप में संभाला है। और कुछ एक पत्र तो ऐसे हैं जिनको लोगों ने फ्रेम कराकर तक संभाला है, यानी कि एक धरोहर के रूप में इन पत्रों को रखा गया है। तो आज का जो ये चैप्टर है इसमें बहुत सारी कुछ चीजें शेष रह गई है। पहले हम उन चीजों को पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर करेंगे। आशा करती हूं कि आप सभी ध्यान से सुनेंगे। चैप्टर बच्चों परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ऐसा है कि आप 8 क्लास में है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी करेंगे तो मतलब इजी है आपकी परीक्षाएं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर अभी से आप हर चीज को समझ के पढ़ेंगे, जान के पढ़ेंगे, तो आगे के लिए आपको जो चीजें होती हैं वो सरल होती जाती हैं। तो आप अपनी हर परीक्षा को, चाहे वो 8 क्लास की परीक्षा हो, चाहे वो 9th की हो, चाहे वो 6 की हो, आप बोर्ड परीक्षाओं की तरह लीजिए। यानी कि जो आपका हर टॉपिक है आप उसको इस तरह पढ़िए कि वो आपके जीवन में काम आए, आपको व्यवहारिक ज्ञान सिखाए। तो अगर पत्रों से जुड़ी हुई चीज है तो ये तो हमारे साथ जीवन भर रहने वाली है, क्योंकि आपको भी कभी ना कभी भविष्य में, जैसे कि स्कूल में ही सिखाया जाता है कि आपको हर तरीके के पत्र लिखने पड़ते हैं। तो जीवन में आप कभी बड़े बनेंगे, कुछ बड़ा काम करेंगे, तो तब भी हर क्षेत्र में ये पत्र आपको लिखने ही पड़ते हैं, पढ़ने ही पड़ते हैं, समझने ही पड़ते हैं, इन पर काम भी करना पड़ता है। तो आपके जीवन से जुड़ी, व्यवहारिकता से जुड़ी एक महत्वपूर्ण यहाँ पर पाठ दिया गया है, तो आप इसको अवश्य समझें। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो इस पाठ में हमने पढ़ा था कि किस तरह जो काफी जो हमारे महापुरुष हैं उनके
उनके पत्रों को बहुत बड़ी एक धरोहर के रूप में रखा गया है और बहुत सारे पत्रों को नई पुस्तकों के रूप में भी नई पुस्तकों का रूप भी दिया गया है। तो गांधी जी के बारे में यहाँ पर बताया गया था। लास्ट अंतिम जो पंक्ति हमने पढ़ी थी पिछले सेशन में, यहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि लोग पत्रों, जो गांधी जी थे वो उनको बहुत सारे लोगों के पत्र मिलते थे। बहुत सारे लोगों पूरे देश में जब ये स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था तो काफी देश विदेश से लोग उन्हें पत्र लिखा करते थे। और पत्र भी इस तरह की, अगर उसमें सिर्फ महात्मा गांधी इंडिया लिखकर भी अगर कहीं से पत्र आ जाता है तो गांधी जी उस पत्र को पा लेते थे और वो पत्रों का जवाब देने में बहुत ज्यादा माहिर थे, बहुत ही ज्यादा वो एक्सपर्ट थे पत्रों के जवाब देने में। तो ये हमने पढ़ा था। आगे शुरू करते हैं कि इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत ज्यादा प्रेरक हैं। उस समय लिखे गए नेहरू जी, गांधी जी के जो पत्र है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो पत्र है, ये बहुत ही ज्यादा प्रेरक है, प्रेरणादायक है। क्योंकि ये पत्र सबसे पहले तो उस समय के लोगों के लिए भी प्रेरणादायक थे कि उस समय के लोगों को ये इस तरह की प्रेरणा देते थे कि आज जो हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, आप उसमें किस तरह से योगदान दे सकते हैं, आप लोगों के मनोबल को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के और आंदोलनकारियों के जो मनोबल है आप उनको किस तरह से बढ़ा सकते हैं। इस तरह यहाँ पर जो ये इनके पत्र थे ये बहुत ज्यादा मोटिवेशनल हुआ करते थे, प्रेरक हुआ करते थे। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से सन 1941 के बीच पत्राचार का जो संग्रह है उसको प्रकाशित भी किया गया था। देखिए, क्योंकि ये पत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे उस समय, बहुत सारी जरूरी बातें इन पत्रों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर शेयर की जाती थी, लोगों को बताई जाती थी, लोगों को समझाई जाती थी। तो महात्मा और कवि, कवि कौन है? कवि है रविंद्रनाथ टैगोर जी और महात्मा गांधी जी के लिए प्रयोग किया गया है। तो महात्मा और कवि के नाम से प्रसिद्ध जो इनके बीच के जो पत्राचार है, यानी कि दोनों के बीच की जो भी पत्राचार हुए थे, एक दूसरे को पत्र इन्होंने जो लिखे थे उसका संग्रह प्रकाशित हुआ था। और ये पत्राचार इनके बीच हुआ था सन 1915 से सन 1941 के बीच, जिसमें बहुत से नए तथ्य और उनकी मनोदशाओं का लेखा जोखा मिलता है। इन पत्रों में सबसे पहले तो बहुत से नए तथ्य, यानी कि क्या हम कर सकते हैं अपने देश को आगे बढ़ाने में, अपनी देश की स्वतंत्रता के लिए, बहुत सारे इस तरह के तथ्य, इस तरह के टॉपिक्स, इस तरह के चीजें उसमें थी, लिखी गई थी। और दूसरा, उनकी मनोदशा का लेखा जोखा कि किस तरह अभी उनकी मनोदशा चल रही है, क्या परिस्थितियां उनके सामने खड़ी है, किस तरह उनके मन में क्या भाव आ रहे हैं, क्या परेशानी, क्या दिक्कत उनको अभी हो रही है। इस तरह बहुत सारी बातों का लेखा जोखा उनके पत्रों में रहता था। आगे पढ़ते हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। पत्र व्यवहार की जो परंपरा है, जैसे कि मैं पिछले सेशन में भी आपको बता चुकी हूं कि पत्र व्यवहार की जो ये परंपरा है बहुत पुरानी है। राजाओं के समय से, पिछली शताब्दी से, 19वीं शताब्दी से, 20वीं शताब्दी से, 16वीं शताब्दी से पत्र लेखन की ये जो परंपरा है ये चली आ रही है। इसका जो असली विकास है, लेकिन इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ। पत्र लेखन का जो असली विकास है वो आजादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। तो अरविंद कुमार सिंह जी बताते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद सबसे ज्यादा पत्रों का, ये जो पत्र डाक जो विभाग है उसमें विकास हुआ। और वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा गुडविल जो मिली सब विभागों को मिलाकर वो डाक विभाग को मिली। डाक विभाग उनमें से एक है। इसकी एक खास वजह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। इसकी खास
वजह ये होती है कि ये लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। पत्र जो होते हैं वो हमको एक दूसरे से जोड़ते हैं, एक दूसरे के मन के भावों को हम समझते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। क्योंकि जब हमारा देश आजाद हो गया था, हमारे देश में इतनी सारी टेक्नोलॉजी, इतने सारे संचार के जो साधन हैं वो नहीं आ पाए थे। लेकिन देश आजाद हो गया था तो बहुत सब जो लोग हैं वो अब वो अपने कामों को करने के लिए स्वतंत्र थे, अपनी चीजों के लिए स्वतंत्र थे। तो अब पत्र लेखन एक बहुत अच्छी एक पत्र लेखन और पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, ये एक बहुत अच्छा उस टाइम पे चलन हो गया था। क्योंकि यही एक माध्यम था जिससे लोग अपने बहुत दूर रहने वाले लोगों से भी मिल सकते थे, उनसे अपने मन की बात कह सकते थे और उनको आपस में जोड़े रखते थे। संचार इसकी घर घर तक इसकी पहुंच है और आज के समय में तो घर घर में इसकी पहुंच है। आज क्या, पहले भी घर घर तक इसकी पहुंच हुआ करती थी। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बीच भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है आज। जबकि संचार के तमाम उन्नत साधन हैं, तब भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। आप देख पाते हैं कि सरकारी जितने काम होते हैं, कोई भी सरकारी काम हो या किसी भी विभाग से कोई काम हो या फिर स्कूल से कोई काम हो, अगर हमें अपनी कोई बात कहनी होती है तो सबसे पहले हमें कहा जाता है कि आप एक लेटर लिखिए। अगर मुझे चाहे स्कूल में एडमिशन लेना है, चाहे मुझे स्कूल से अपना स्कूल से नाम हटवाना है, चाहे मुझे किसी विभाग में कोई बात कहनी है, किसी विभाग से कोई काम करवाना है, कोई भी हो, किसी भी XYZ, हर काम में हर जगह पर सबसे पहले हमें लेटर देना पड़ता है या लेटर लेना होता है। तो पत्र चिट्ठी पत्री का जो ये पत्री की जो ये हैसियत है आज के समय में भी बरकरार है। अगर आप सरकारी किसी काम से आपको सरकारी किसी काम से कोई सरकारी महकमे से कोई काम होता है तो आप देखते होंगे सबसे पहले वहां से आपको एक नोटिस आता है, एक पत्र आता है, एक लेटर आता है जिसका आपको जवाब देना होता है। अगर आप उस लेटर का जवाब देते हैं, सही शब्दों में देते हैं, सही तरीके से देते हैं, तो आपके काम ज्यादातर उस लेटर से ही निपट जाते हैं। अगर आपको बैंक में कुछ काम है, बैंक में भी आपको सबसे पहले एक पत्र देना पड़ता है कि आप मेरा ये अकाउंट नंबर जुड़वा दीजिए या मेरा नाम चेंज कर दीजिए या XYZ मेरा एड्रेस चेंज कर दीजिए। तो हर काम के लिए हमें कभी ना कभी किसी न किसी परिस्थिति में छोटे से छोटे या बड़े से बड़े पत्र लिखने ही पड़ते हैं। तो पत्रों की जो हैसियत है वो संचार के तमाम उन्नत संसाधनों के होते हुए भी बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, चाहे शहरों की बात करो चाहे झोपड़पट्टियों की बात करो, दुर्गम जंगलों से घिरे हुए गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र पर तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढांडियों में रह रहे लोग, तो यहाँ पर हर तरह के लोगों की बात की गई है। हर तरह की चाहे वो किसी भी बड़ी हवेली में रहते हो, किसी भी झोपड़पट्टी में रहते हो, दुर्गम जंगलों से घिरे हो, गांवों से घिरे हो, बर्फबारी के बीच हो, पहाड़ों के बीच हो, समुद्र के तट पर हो या फिर रेगिस्तान की ढांडियों में, आज भी खतों का सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। आज के समय में भी देखिए, जब हमारे गांव में या हमारे शहर में या हमारे इलाके में अगर हमें कहीं पर भी कोई डाकिया दिखाई देता है, भले ही हमें पता है कि हमारा कोई लेटर आने वाला नहीं है, हमें कोई पत्र लिखने वाला नहीं है, क्योंकि आजकल तो ज्यादातर जो बातें होती है वो फोन से हो जाती है, SMS से हो जाती है, वीडियो कॉल से हो जाती है, इंटरनेट से हो जाती है ना। लेकिन फिर भी जब हम डाकिए को देखते हैं
तो हमारे मन में एक अलग ही खुशी जाग जाती है, एक अलग ही उत्साह जाग जाता है कि वाह, ये पत्र किसके लिए लेकर आया होगा, अरे वाह आज किसका पत्र आया है। और एक उत्सुकता जग जाती है कि आखिर ये पत्र आया कहाँ से है। तो एक अलग ही उत्साह पत्रों का हमारे जीवन में है। और इसके लिए मैं बहुत सारी चीजें आपको पिछले वाले सेशन में बता चुकी हूँ, बहुत सारी बातें पिछले सेशन में बता चुकी हूँ कि किस तरह बॉर्डर पर जो हमारे सैनिक रहते हैं उनको किस तरह से पहले के समय में पत्रों का, चिट्ठियों का इंतजार रहा करता था और किस तरह वो चिट्ठियों का, पत्रों का बेसब्री से इंतजार किया करते थे। एक बहुत अच्छा इसका उदाहरण भी मैंने आप लोगों को दिया था, जो एक फिल्म का गाना भी था कि संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, यानी कि उनको अपने घर की याद सताती है और वो उस याद को केवल उस चिट्ठियों में ही देखते हैं। वो चिट्ठियां ही हैं उनका सहारा, जिससे वो अपने घर के लोगों की सुध ले पाते हैं, अपने घर के लोगों के बारे में जान पाते हैं कि वो सही से रह रहे हैं या नहीं। तो इस तरह हम चिट्ठियों का हमें हमेशा से इंतजार रहता है, हम हमेशा से ही उसके लिए एक्साइटेड रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं। आपने देखा होगा, भले ही हमें डाक विभाग से अभी कोई भी काम नहीं है, भले ही हम डाक घर में इतना ज्यादा नहीं जाते, लेकिन आप कभी भी अगर आजकल भी किसी भी डाक घर में जाओगे, किसी भी जो डाक खाना होगा आपके घर के आसपास का, आप वहां पर जाओगे कि आप वहां पर देखते हो अभी भी बहुत अधिक संख्या में, भले ही वो सरकारी सेवाओं से जुड़े हुए खत या फिर लेटर्स या फिर कोई भी संदेश देने के लिए वहां पर पहुंचे हो, या फिर किसी और काम से, आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में रोज डाक घरों में लोग आते हैं। बहुत सारे अलग अलग कामों से लोग आते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। और डाक विभाग केवल हमारे लेटर्स को ही पोस्ट नहीं करता, स्पीड पोस्ट करता है और भी बहुत सारी चीजें, यानी कि बहुआयामी भूमिका भी इस समय डाक विभाग की हमें नजर आ रही है। आपने देखा होगा, राखी का त्योहार नजदीक आने वाला है, ये चीजें हमने भी देखी है, तो हम आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि राखी का जो समय होता है, क्योंकि शादी के बाद बहनें अपने घरों में होती हैं, कोई कोई अब बहुत दूर होती हैं, तो फोन से तो हम राखी नहीं भेज सकते, है ना, अपने भाइयों को। जब हम दूर दूर रहते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही राखी का समय आता है तो आप देखते हैं पोस्टमैन हर घर में जाकर अक्सर कुछ ना कुछ लेटर्स या राखियां लेकर आते हैं, क्योंकि उनकी जो भाइयों की जो बहनें हैं वो बहुत दूर दूर से अपने भाइयों को पत्रों के जरिए, लेटर्स के जरिए राखी भेजती है। तो एक अलग ही उत्सुकता, एक अलग ही उत्साह उसमें देखने को मिलता है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर की व्यवस्था से ही जलते हैं। तो भले ही आज हर जगह पर एटीएम की सुविधा उपलब्ध हो, लेकिन थोड़ा सा पहले अगर हम चले जाएं, पिछले दशक की भी अगर हम बात करें, तो पिछले दशक में ही दूर देहात, यानी कि दूर दूर के गांवों में अभी भी अगर आप पहाड़ों में देखते हैं, पहाड़ों पर कुछ दूरस्थ इलाके ऐसे होते हैं, क्योंकि अब तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं, मोबाइल बैंकिंग आ गया है और बहुत सारी चीजें आ गई हैं, लेकिन हम यहाँ पर, चूंकि हम यहाँ पर पत्रों की बात कर रहे हैं, लेटर्स की बात कर रहे हैं, डाक विभाग की बात कर रहे हैं, तो संचार के इतने ज्यादा संसाधन होने के बावजूद भी आजकल दूर देहात, यानी कि दूर के जो गांव होते हैं, वहां पर लाखों गरीब घरों में, जिनके बच्चे या तो बाहर काम करते हैं या फिर किसी कारणवश बाहर रहते हैं, या फिर सरकार की तरफ से
या अन्य चीजों से जो उनको मनी ऑर्डर, पहले के समय में क्या होता था कि एटीएम नहीं हुआ करते थे, जो अभी आप देखते हैं कि हर एक गली में, हर एक कूचे में, हर एक मोड़ पे आपको एक नया हर दूसरे बैंक का एटीएम मिल जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। लोग अपने घरों को मनी ऑर्डर के जरिए पैसे भेजा करते थे। तो मनी ऑर्डर कैसे होता है कि एक लेटर होता है जिसमें पैसे डालकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक डाक विभाग के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। तो इस तरह यहाँ पर मनी ऑर्डर की जो अर्थव्यवस्था से ही लाखों घरों के चूल्हे चलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर को लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। आज भी गांव में या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या फिर मनी ऑर्डर लेके आने वाला जो डाकिया होता है, मैंने कहा ना कि जब हम आज भी डाकिये को देखते हैं, भले ही उनका स्वरूप बदल गया हो, पहले के समय में अगर हम डाकिये का अगर हम नाम लेते हैं तो हम एक देखते हैं कि खाकी कलर की ड्रेस पहने हुए, टोपी पहने हुए, साइकिल पर सवार होकर या फिर पैदल अपने कंधे में चिट्ठियों से भरा हुआ झोला लटकाए एक व्यक्ति हर घर में जाकर दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि आपकी चिट्ठी आई हुई है। तो वो एक हमारे मन में जब हम डाकिये का एक चित्र बनाते हैं तो एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही प्रेम हमारे मन में उन चीजों के लिए उमड़ पड़ता है जो पुरानी कुछ चीजें अब हम पीछे छोड़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर गांवों में या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या फिर मनी ऑर्डर लेकर आने वाला जो डाकिया है उसको आज भी देवदूत के रूप में देखा जाता है। देवदूत अर्थात भगवान का दूत, कि ये पक्का हमारे लिए कोई ना कोई अच्छी खबर या खुशखबरी या फिर कुछ पैसे लेकर आया होगा। अगर पैसे लेकर आया होगा तो भी हम उसको भगवान का दूत ही कहेंगे, क्योंकि उन्हीं पैसों से उनका घर चलता है। और अगर वो कुछ संदेश या पत्र लेकर आया होगा तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि संदेश और पत्र जो है वो हमारे अपने ही हमें भेजते हैं, हमें प्रेम करने वाले व्यक्ति ही हमें भेजते हैं। तो अरविंद कुमार सिंह जी द्वारा लिखा गया, पत्रों पर लिखा गया जो ये लेख है, ये यहाँ पर समाप्त होता है। बहुत अच्छी और बहुत सारी चीजें हमें इसमें देखने को मिली, पढ़ने को मिली, सुनने को मिली, समझने को मिली। और आशा करती हूँ कि कहीं ना कहीं आपको भी पत्रों से थोड़ा सा लगाव इस पाठ ने करा दिया होगा। पत्रों से जुड़ा हुआ आपका भी अगर मन में कहीं पर लेटर से जुड़ी हुई कोई बात होगी तो आपको भी वो जरूर याद आ गई होगी इस पाठ को पढ़कर। अब हम आगे बढ़ेंगे। पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए हैं, क्योंकि पाठ कंप्लीट हो गया है तो प्रश्नोत्तर करना जरूरी है। फटाफट अगर आपके पास कॉपी पेन पेंसिल है तो ले लीजिए, और अगर नहीं है तो समझने का प्रयास कीजिए और प्रश्न का उत्तर लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपके पाठ से दिया गया है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? तो जब हमने पिछले सेशन में पाठ पढ़ना शुरू किया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि पत्र जैसा संदेश फोन और एसएमएस नहीं दे सकते, क्योंकि जो फोन होते हैं या एसएमएस होते हैं वो केवल कामकाजी बातों को बताते हैं, यानी कि हम जो काम काज से जुड़ी हुई बातें हैं उन्हीं को उससे व्यक्त करते हैं, उन्हीं को ज्यादातर बोलते हैं। लेकिन पत्र क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, पत्रों के माध्यम से हम अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं। यानी कि जो हमारे मन में, अगर हमारे मन में प्रेम का भाव आ रहा है तो हम प्रेम के भाव व्यक्त करते हैं, अगर कुछ नाराजगी है तो उसको भी हम व्यक्त करते हैं, तो वो भी हमें अच्छी लगती है, क्योंकि पत्रों को हम हमेशा अपने मन से लिखते हैं और अपने मन की बातों को खुलकर लिखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पत्र आत्मीयता झलकाते हैं, यानी कि पत्र से लगता है कि हम किसी व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में जान रहे हैं। और क्योंकि पत्रों को
यहाँ पर आपने देखा है कि अनुसंधान का विषय भी बनाया है, अनुसंधान यानी कि खोज का विषय भी बनाया गया है पत्रों को। तो आप समझ सकते हैं कि पत्रों में कितनी ज्यादा भावनात्मक बातें, कितनी ज्यादा मन के भाव कितने ज्यादा होंगे और कितनी ज्यादा उसमें आत्मीयता होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पत्रों से कर सकते हैं, लेकिन एसएमएस और फोन से हम ये सारी चीजें नहीं एक्सप्लेन कर सकते। इसीलिए पत्रों से जो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, पत्रों से जो हमें संतोष मिलता है, वो कोई फोन कॉल या एसएमएस हमें नहीं दे सकता है। तो ये हम बहुत अच्छे से आंसर एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। आप अपने कॉपी में इसको अवश्य लिखिएगा। दूसरा प्रश्न है, पत्रों को खत, कागज, उत्तरम, साबु, लेख, कडित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम लिखिए। तो ये मैंने आपको बताया था कि कौन से पत्र को कौन सी भाषा में क्या कहा जाता है। तो पत्र को खत कौन सी भाषा में कहा जाता है? उर्दू में कहा जाता है। कागज कौन सी भाषा में कहा जाता है? कन्नड़ भाषा में कहा जाता है। उत्तरम कौन सी भाषा में कहा जाता है? उत्तरम। और जाबू तेलुगु भाषा में कहा जाता है। और लेख भी तेलुगु भाषा में कहा जाता है। कडिद और पाती, ये सारी चीजें, पाती जो है वो हिंदी में कहा जाता है, कडिद जो है वो तमिल में कहा जाता है, चिट्ठी भी हिंदी में ही कहा जाता है, और मेन पत्र जो यहाँ पर नहीं दिया गया है उसको संस्कृत में कहा जाता है। तो ये सारी चीजें भी आपके पाठ में दी गई है और हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। एक बार पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर चुके हैं। तो ये यहाँ पर आप इन शब्दों से संबंधित इन भाषाओं के नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए थे? तो पत्र लेखन की कला के विकास करने के लिए क्या क्या प्रयास हुए थे, ये भी हम पढ़ चुके हैं हमारे पाठ में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बताएंगे कि पत्र लेखन की कला को विकास के लिए जो विश्व डाक संघ है, ना कि भारतीय डाक संघ बल्कि पूरे विश्व डाक संघ ने सबसे पहले तो जो पत्र लेखन है इसको पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए, जो छोटे बच्चे हैं उनको उनके पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए इसको कहा गया था। और फिर उसके बाद उन्होंने 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई थी, और जो कि 1972 में शुरू किया गया था। और ये क्यों किया गया था? ताकि जो पत्र लिखने की कला है उसका विकास हो, लोग अपने तरीके से पत्र लिखना सीखें। और हर एक प्रतियोगिता इसीलिए की गई ताकि लोग कुछ नया, कुछ हटके, कुछ अलग, या तो कम शब्दों में अपनी अधिक बात को बोलना, या फिर शब्दों का प्रयोग अलग तरीके से करना। तो इस तरह की बहुत सारे, ताकि इसमें कुछ चेंजेस, कुछ विकास, कुछ इसका कुछ अच्छा प्रभाव देखने को मिले। तो इस तरह के बहुत सारे प्रयास विश्व डाक संघ और भारतीय डाक द्वारा किए गए थे। तो इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बहुत अच्छा सा प्रश्न यहाँ पर एक दिया गया है, प्रश्न नंबर 4 है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? क्योंकि आप 8th क्लास में आ गए हैं, आप भी फोन चलाते होंगे और आप भी अपने दोस्तों को एसएमएस करते होंगे, मैसेजेस करते होंगे। तो क्या आप एसएमएस को धरोहर बना सकते हैं? किसी धरोहर के रूप में, किसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के रूप में संजो कर रख सकते हैं? तो तर्क सहित अपना विचार लिखिए। आपको इन दो बातों में तर्क करना है कि पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस नहीं। तो आप कैसे व्यक्त कर सकते हैं इसको? क्योंकि सबसे पहली बात, जो पत्र होते हैं वो हाथ से लिखे जाते हैं, यानी कि हस्तलिपि में होते हैं। और दूसरी बात, क्योंकि ये हमारी संवेदनाओं से जुड़े रहते हैं, हमारे मन के भावों से जुड़े रहते हैं, हमारी आत्मीयता से जुड़े रहते हैं, तो और कागज पर लिखे जाते हैं, तो इन्हें हम जितना ज्यादा हो सके धरोहर के रूप में सहेज कर रख सकते हैं। क्योंकि
एसएमएस जो होते हैं मोबाइल फोन पर होते हैं या वॉइस नोट्स होते हैं, तो इनको हम ज्यादा देर तक नहीं संभाल के रख सकते। अगर हमारा फोन ज्यादा भर जाता है, हमारे फोन में स्पेस कम हो जाता है, तो हमारा फोन फुल हो जाता है, फिर हम अपने फोन को फॉर्मेट कर देते हैं, तो सारी चीजें जो होती है वो समाप्त हो जाती हैं। या फिर और दूसरी बात, हम इसके लिए बिल्कुल भी आत्मीय नहीं होते। अगर हमें किसी बात का जवाब देना है तो हम फटाफट अपनी दोनों उंगलियां चलाते हैं, जो भी हमारे दिमाग में आता है वो बातें हम टाइप करते हैं और फटाफट से सेंड कर देते हैं, और अगर हम चाहें तो उसे उसी 2 मिनट बाद डिलीट भी कर सकते हैं, अगर हमें पसंद नहीं आया है या फिर कुछ गलती उसमें हो गई है। तो इस तरह पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस नहीं। तो मैंने तो अपना जो व्यू था वो एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ से मैं अपने तरीके से बता चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पर तर्क सहित बताना है, तो आप अपने विचार भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? तो ये आप बता सकते हैं कि चिट्ठियों की जगह क्या टेलीफोन या मोबाइल ले सकते हैं। देखिए, चूंकि हम आज विकास के बहुत विकासशील भारत में है, हर क्षेत्र में बहुत अधिक विकास हो रहा है, तो संचार के माध्यम भी उसी गति से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी नई नई चीजें जैसे कि फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल फोन और भी रडार, बहुत सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं, जो कि हमें संचार करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए, अपनी बात एक दूसरे को पहुंचाने के लिए काफी है। लेकिन क्योंकि हमने इस पाठ में पत्रों के बारे में जो भी पढ़ा, उससे हमें लगता है कि चिट्ठियों की तो एक अनूठी ही दुनिया होती है, चिट्ठियों की एक अलग ही जगह होती है। भले ही हम कितने भी ज्यादा स्मार्ट फोन यूज कर लें, कितने भी ज्यादा हाई टेक मोबाइल फोन, टेलीफोन, ईमेल्स, कंप्यूटर यूज कर लें, लेकिन चिट्ठियों की जो महत्ता है वो कम नहीं हो सकती है। यानी कि चिट्ठियों की जगह कोई भी नहीं ले सकता है, क्योंकि अगर जहां पर हमें पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको इस पाठ के अंत में बताया कि कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो, आपके विद्यालय से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो, मेडिकल से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो, बैंकिंग से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो, या स्कूल हो, कहीं पर भी हो, सहकारी कोई क्षेत्र हो, अगर आपको अपनी कोई बात रखनी है, कोई बात कहनी है, तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लिख के देनी होती है। ये तो सभी को कंफर्म है कि हाँ, सबसे पहले वहां से बोला जाता है चलिए भाई आप एक एप्लीकेशन लिखिए। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं ये तो आपके ऊपर हो जाता है, लेकिन लिखनी तो लिखनी ही है। यानी कि पत्रों का और पत्रों की जो महत्ता है वो कभी भी कम नहीं हो सकती है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप ऐसे दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पाठ से आगे भी यहाँ पर आपकी बहुत सारी चीजें दी गई है। पाठ से जो प्रश्न थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। बाकी पाठ से आगे आपको कुछ यहाँ पर दिया है, जैसे कि किसी के लिए बिना टिकट साधे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरक भेजने पर कौन कौन सी कठिनाई आ सकती है। अगर आप किसी के लिए बिना टिकट, अगर आप पत्र पर बिना टिकट लगाए साधे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र भेजते हैं, तो उसमें कौन कौन सी कठिनाई आ सकती है। तो पत्र लिखने के लिए हमें उस पर टिकट लगाना होता है, हर जगह हर क्षेत्र के लिए एक अलग टिकट बना हुआ होता है, तो आपको टिकट लगाना पड़ता है। अगर आप उसको नहीं लगाएंगे तो उसमें कौन कौन सी परेशानियां आ सकती हैं, ये आप पत्रों के बारे में और भी ज्यादा पढ़कर, समझकर इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपने पत्रों के बारे में पढ़ ली, तो अगर आप इस प्रश्न का उत्तर स्वयं देने की कोशिश करेंगे तो आपको और चीजें भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है। कैसे? तो पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है। आप कभी भी लेटर लिखते हैं तो उसमें आपको एक कॉलम दिया जाता है पिन कोड। आप कभी भी एड्रेस लिखते हैं, आपने देखा होगा कि हर एक जगह का, हर एक क्षेत्र का
पिन कोड अलग अलग होता है। जैसे कि आपके क्षेत्र का जो पिन कोड है वो अलग होगा, तो वो हमारे एड्रेस को शो करता है, हमारे पते को बताता है। ठीक है, तो पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया ही एक एड्रेस है। ये कैसे हो सकता है, ये आप समझकर लिखेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, ऐसा क्यों होता है कि होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखकर आते थे? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि महात्मा गांधी जो थे, ये तो आप सब लोगों को भी पता है कि महात्मा गांधी सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे उस समय के। ठीक है, उस समय चूंकि जब हमारा देश आजादी की इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा था, तो हमारे देश में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत सारे महापुरुष हुए जिन्होंने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। तो गांधी जी भी उनमें से एक थे। उन्होंने भी हमारे देश को आजाद कराने में बहुत सारे आंदोलनों में भाग लिया, बहुत सारे आंदोलन उन्होंने किए। तो गांधी जी एक बहुत ही बड़ा व्यक्तित्व बनकर उभरे थे, और जिनको हम आज भी उतने ही सम्मान के साथ याद करते हैं, उतने ही सम्मान के साथ उनको मानते हैं। तो गांधी जी को उस समय भी केवल अगर महात्मा गांधी इंडिया लिखकर कोई पत्र आता था, तो महात्मा गांधी देश के किसी भी कोने में होते थे तो उनको वो लेटर मिल जाता था, क्योंकि सभी उनको पहचानते थे और सभी उनको जानते थे। तो कुछ ये प्रश्न जो पाठ से आगे के थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी कुछ अनुमान और कल्पना है, ये आप स्वयं से पढ़िए, एक बार अपनी पाठ्य पुस्तिका को चेक कीजिए। बहुत अच्छी अच्छी चीजें इनमें बताई गई हैं जिसको आप पढ़कर लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज का जो ये चैप्टर है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, ये बहुत ही अनूठा था, बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अलग था बाकी जो आपके चैप्टर्स हैं उनसे। बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक था, बहुत ही सारी चीजें हमें यहाँ पर सीखने को मिली, समझने को मिली। तो पाठ यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। पाठ से जुड़े हुए लगभग सारे प्रश्न भी हमने कर लिए हैं। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे और आप अपनी कॉपी में लिख पाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप मुझे चैट के माध्यम से बता सकते हैं। और जो पाठ के आगे के प्रश्न हैं उन्हें आप स्वयं करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको और आनंद इनको सॉल्व करने में आएगा। अब मिलेंगे नए सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।